नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल के टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमी की इस लेक्चर सीरीज में एनपीए क्या होता है इसके बारे में देखा था। ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए क्या होता है, उसको कैसे परिभाषित और कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सरकार क्या प्रयास कर रही है एनपीए की हालत में, जो एनपीए की गंभीर स्थिति है बैंकिंग सेक्टर में, उसमें सुधार करने का। इस चीज़ को हमने कल डिस्कस किया था। आज जो देखने वाले हैं वो आपका है बैंक विलय। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग विलय हमारे लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है बैंकिंग सेक्टर में। अभी हाल के वर्षों में, पिछले 4-5 वर्षों में सरकार द्वारा कई सारे राष्ट्रीय बैंक को क्या किया गया, एक दूसरे में मर्ज किया गया, विलय किया गया। ठीक है, पहले हमारे देश में लगभग 18 बैंक होते थे जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में आते थे। अब मर्जर के पश्चात, विलय के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घट करके कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है, 12 मतलब 6 से 7 बैंकों को क्या कर दिया गया, आपके यहाँ पे मर्जर कर दिया गया एक दूसरे में। तो हमारे लिए क्या है, एक तरीके का ये बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, सेंसिटिव इश्यू है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या क्या मुद्दे हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। बैंकिंग विलय क्या होता है, किन किन बैंकों का विलय किया गया आपस में, इन सभी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बैंक विलय होता क्या है। तो विलय का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें हम दो मौजूदा कंपनियों को मिलाकर के एक नई क्या है, मजबूत कंपनी का निर्माण करते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। देखिए सबसे पहले वापस कहानी में चलते हैं थोड़ा सा। 2 वीडियो पहले अगर आप जाएंगे, 2 लेक्चर पहले, तो हमने देखा हुआ था बैंकिंग सेक्टर में सुधार में जो समितिगत सुधार पढ़े थे हमने। ठीक है, तो समितिगत सुधारों में हमने नरसिम्हन समिति 2 जब पढ़ी थी 1998 की, उस समिति का एक सुझाव यह था कि बैंकों के विलय एवं अधिग्रहण की मंजूरी दी जाए। ठीक है, बैंकों के विलय और बैंकों को अधिग्रहित करने की बैंक क्या दी जाए, मंजूरी दी जाए। मतलब इसके पहले बैंकिंग विलय की प्रक्रिया उतनी स्मूथली नहीं चल रही थी। उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया, अनुशंसा की, जिसको बाद में सरकार द्वारा बाकायदा लागू किया गया। अगर टोटल 47 से अभी तक बात करें तो लगभग 50 बैंकों के आसपास क्या हो चुका है, 50 बैंकों का क्या किया जा चुका है, मर्जर किया जा चुका है। खास करके जो मर्जर की प्रक्रिया है वो एसबीआई में बहुत अच्छे तरीके से क्या की गई, अपनाई गई। ठीक है, जैसे आपका स्टेट बैंक है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया गया है, विलय किया गया। अभी हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया था वो क्या था, हमारा भारतीय महिला बैंक, उसका विलय किया गया था। ठीक है, 17-18 में। तो इस चीज़ को हम आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे कि हमारे लिए इसमें कहाँ क्या काम की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विलय के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो विलय का जो पहला उद्देश्य होता है वो है कंपनी की पहुंच का विस्तार होता है। अब कंपनी की पहुंच का विस्तार कैसे होगा, समझिए इस चीज को। यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या है, ये देखो विलय का मतलब ऐसा नहीं कि विलय सिर्फ बैंकों में होता है। विलय किसी भी चीज में हो सकता है, उद्योग से संबंधित किसी भी चीज में हो सकता है, सेवा क्षेत्र संबंधित किसी भी चीज में हो सकता है कि 2 कंपनियों का विलय हो गया, चाहे वो आपका ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका स्नैपडील का फ्लिपकार्ट में क्या हो गया, विलय हो गया, या मिंत्रा का आपके किस में विलय हो गया, फ्लिपकार्ट में विलय हो गया, फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट में विलय हो गया, इस टाइप से, है ना। या फिर हमारे आज चूंकि अभी हम बैंकिंग सेक्टर का पढ़ रहे हैं तो बैंकों का आपस में विलय हो गया। पर इससे होता क्या एग्जैक्टली, आपका कंपनी की जो पहुंच होती है, कंपनी की पहुंच का मतलब क्या है, मार्केट में पहुंच, कस्टमर्स तक पहुंच, रीच टू द कस्टमर्स, वो क्या होता है, बढ़ जाती है। कस्टमर बेस इनका क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान के लो, अभी उदाहरण के लिए लेके चलिए कि आपका पंजाब नेशनल बैंक के 10 करोड़ ग्राहक हैं और देना बैंक के कितने हैं, आपके 5 करोड़ ग्राहक हैं। दोनों सेपरेट काम कर रहे थे पर दोनों का विलय हो गया, तो अब दोनों के एक तरीके से देखा जाए तो टोटल 15 करोड़ ग्राहक हो गए। ठीक है, तो बैंकों की पहुंच में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, नए क्षेत्रों में कंपनी का क्या होता है, विस्तार हो जाता है। अब नए क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार कैसे होगा, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा।
तो अगर कंपनी का देखो, नए क्षेत्रों में विस्तार हम कब करते हैं? अगर आप ही कोई कंपनी चला रहे हैं तो उस कंपनी को आप नए क्षेत्रों में, नए आयामों में कब खोल पाएंगे? जब आपके पास रिसोर्सेस ज़्यादा होंगे, आपके पास कस्टमर बेस ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी आप उस चीज़ को नए क्षेत्रों में लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। तो अब यहाँ पे अगर बैंकों के कस्टमर्स बढ़ते हैं और बैंकों के मर्जर से उनकी संपत्ति में, कुल संपत्ति में वृद्धि होती है, पूंजी बढ़ती है, तो फिर वो नए क्षेत्रों में क्या करेंगे? जाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ना। सीधी सी बात है कि आपका, मान लो उदाहरण, वापस हम पुराने उदाहरण को उठाते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक का जो टोटल मार्केट वो था, मार्केट में पकड़ थी, कुल जो मुद्रा बाजार था, उस मुद्रा बाजार के 5% में पकड़ थी, देना बैंक की 2.5% में पकड़ थी, ठीक है, टोटल मिल गए 7.5 से 8% की क्या हो गई अब मार्केट में उनकी एक तरीके से पकड़ रहेगी। इसके अलावा विदित है कि विलय दो कंपनियों का स्वैच्छिक संलयन होता है। ये क्या है? स्वैच्छिक संलयन होता है। संलयन मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिलना। संलयन मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिलना। आपने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन। आपने इस शब्द को सामान्य तौर पर कहाँ पढ़ा होगा? नाभिकीय संलयन मतलब दो नाभिकों का मिलना। वहीं पे क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं हम? बैंकिंग संलयन मतलब दो बैंकों या अधिक बैंकों का, दो या दो से अधिक बैंकों का मिलना। ठीक है, दिए तो इसके क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अब देखते हैं कि ये जो विलय है इसको कानूनी मान्यता कहाँ से मिलती है। अब विलय तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि बैंक, दो बैंकों का आज मूड किया और आगे मिल लिए हो, ऐसा तो है नहीं। उसको क्या है? कानूनी मान्यता होनी चाहिए, तब तो ऐसा काम हो पाएगा। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अच्छे से याद रखना है आपको इसको, कि बैंकिंग विलय के लिए, बैंकों के विलय के लिए परमिशन या कानूनी प्रावधान कहाँ किया गया है? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 44A इस चीज से क्या करती है? डील करती है। और बैंकों के विलय के लिए सीसीआई से भी आपको उसकी मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, जब हम आयोग आदि पढ़ेंगे आगे चल करके तब इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी आपको किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर अगर मान लो जैसे दो कंपनियों का, वाकई कंपनियों का, जैसे फ्लिपकार्ट और आपका मिंत्रा का अगर विलय हो रहा है तो वहाँ पे सीसीआई की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा है आपका बैंकिंग कंपनियों के विलय हेतु आवश्यक है कि सभी पक्षों में कम से कम 2/3 शेयर धारकों द्वारा इस विलय की क्या दी जाए? अनुमति दी जाए। सिंपल सा पॉइंट है। अगर दो बैंकों का विलय हो रहा है, वापस पुराना उदाहरण कि अगर देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का क्या हो रहा है? विलय हो रहा है, तो यहाँ पर ये चीज आवश्यक है कि देना बैंक के 2/3 मेंबर मतलब 66% शेयर धारक, मेंबर की बात नहीं है यहाँ पे, शेयर धारकों की बात हो रही है, तो 66% शेयर धारक देना बैंक के और 66% शेयर धारक पंजाब नेशनल बैंक के कम से कम क्या दें? इतने कम से कम शेयर धारक क्या दे दे? परमिशन देने विलय की। शेयर धारक का मतलब क्या है? वो मालिक है इस चीज के। शेयर धारक का सिंपल सा मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हो कि आप उस चीज के मालिक हैं, उतने परसेंट के। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का किसी, जैसे आपके पास अगर मान लो पंजाब नेशनल बैंक के 1% शेयर हैं आपके पास, है ना, तो आप पंजाब नेशनल बैंक के 1% संपत्ति के क्या हैं? मालिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जो शेयर धारक है उनको अपनी संपत्ति के विलय की परमिशन देनी पड़ेगी और ऐसे 66% शेयर धारकों की क्या पड़ेगी? हमको आवश्यकता पड़ेगी, 2/3, है ना। तो ये तो क्या हो गया आपका? बैंक विलय के कानूनी प्रावधान हो गए। अब देखते हैं भारत में बैंकों के विलय का इतिहास क्या रहा है। क्या जो बैंकिंग विलय अभी हुआ, अभी 7 से 8 बैंकों का सरकार द्वारा विलय कर दिया गया, इसके पहले भी सरकार द्वारा किया गया है 10 वर्षों में। तो अगर हम उदाहरण के लिए देखें, क्या ये अभी हाल ही में हुआ या पहले से पूरी कोई पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है? ठीक है, तो भारत में बैंकिंग विलय का इतिहास काफ़ी पुराना है, 60 के दशक से चला आ रहा है। ठीक है, 69 में क्या किया गया था? हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा जी के द्वारा। राष्ट्रीयकरण क्या के संबंध में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 14 बैंकों को उन्हें राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? पहले ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, अगर बोला जाता है कि किसी एक्स कंपनी का, वाई कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो ठीक है, कोई कंपनी निजी स्वामित्व की है। निजी स्वामित्व का मतलब क्या होता है? कि उसके मैक्सिमम शेयर किसके पास हैं?
निजी व्यक्तियों के पास हैं, व्यक्तिगत लोगों के कंट्रोल में हैं, उनके पास अधिकार है उनका। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि उस एक्स वाई कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब कि उस कंपनी के अब मैक्सिमम शेयर किसके पास आ गए हैं, सरकार के पास आ गए हैं, स्टेट के पास आ गए हैं। स्टेट का मतलब राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है, स्टेट का मतलब जो आर्टिकल 12 में, संविधान के अनुच्छेद 12 में आर्टिकल स्टेट बताया गया, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और वही फिर बाद में क्या हुआ, 1980 में भी 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हमारे यहाँ पे बैंकिंग विलय क्या है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अगर हम बात करें 85 से अभी तक में देश में लगभग 50 बैंकों का, 49 बैंकों क्या हो चुका है, छोटे बड़े बैंकों का विलय किया जा चुका है। ठीक है, आपका इसको याद रखना है। अब देखते हैं कि देश के कुछ महत्वपूर्ण बैंकों का जिनका विलय हुआ है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 93-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक का विलय किया गया, और ये देश का पहला क्या था, 2 राष्ट्रीय बैंकों का विलय था। बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है, बैंकिंग विलय हमारा एक बर्निंग टॉपिक है करंट अफेयर में। ठीक है, इसको आपको मेंस और प्री के लिए भी याद रखना है। तो हमारे देश में जो बैंकिंग विलय हुआ राष्ट्रीयकृत बैंकों का, वो पहला विलय कब हुआ आपके 93-94 में, जब पंजाब नेशनल बैंक में किसको जोड़ दिया गया, न्यू इंडिया बैंक को मिलाया गया। ठीक है, फिर 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को क्या कर दिया गया, विलित किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ठीक है, जीटीबी को मिलाया गया। फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय किया गया। हमने इस चीज़ को पहले भी समझा हुआ है, एसबीआई में कई सारे बैंकों का विलय किया गया छोटे छोटे। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मिलाया गया। बाद में 2017 में एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंक मिलाए गए। ये 5 सहयोगी बैंकों में कौन कौन प्रमुख थे, आपका स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है, ये बैंकों को शामिल किया गया वहां पर। तो ये क्या था, आपका बैंकिंग विलय था। अब क्या हुआ, 2019 में सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिस बहुत बड़े कदम के तहत क्या किया गया, देश के जो बड़े राष्ट्रीय बैंक थे उनका विलय किया गया। तो देखते हैं किसमें किसका विलय किया गया। तो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों को मिला दिया गया, वो क्या है आपका, ओबीसी और यूबीआई। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, प्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस बैंक का किस में विलय हुआ। तो पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी और यूबीआई का विलय हुआ। दूसरा आता है आपका केनरा बैंक, उसमें सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया। ठीक है, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया। फिर है आपका इंडियन बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया था। किसको, इलाहाबाद बैंक को। ठीक है, फिर आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजया बैंक को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, देना और विजया बैंक को मिलाया गया था। फिर अगला है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाया गया। किसको, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाया गया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अगला है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई सारे मिलाए गए, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हो गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और आपको जो महत्वपूर्ण याद रखना है वो है आपका भारतीय महिला बैंक। ठीक है, भारतीय महिला बैंक, इसको याद रखना है। तो इतने सारे बैंकों को क्या किया कर दिया गया, आपस में मर्जर कर दिया गया। अब देखते हैं बैंकिंग विलय के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, बैंकिंग विलय के फायदे क्या होते हैं। तो भारतीय बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे, पहला ये फायदा है। अब ये कैसे हो जाएगा, विलय से ये कैसे हो जाएगा, ये चीज़ को समझना है हमको। तो देखो, बैंकों के विलय से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होती है। इससे क्या होता है, बैंकों का जब विलय होता है तो उनके रिसोर्सेस आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस मिलते हैं मतलब मैन पावर मिलती है, पूंजी मिलती है। आपस में जब ये रिसोर्सेस मैन पावर मिलेंगे तो उनमें क्या होती है, अचानक से भूमाता वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे क्या है, एसबीआई को मान लो अभी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, एसबीआई के उदाहरण के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम। उसमें आपने क्या कर दिया, एक 8000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले पंजाब नेशनल बैंक को भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब एसबीआई की संपत्ति टोटल कितनी सो होगी, 18000 करोड़ रुपए सो होगी।
मतलब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाए। ठीक है। दूसरा, परिचालन लागत में कमी आता है। परिचालन लागत क्या होता है? ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट, परिचालन लागत मतलब क्या है कि आपको कहीं ब्रांच खोल रहे हैं आप, उसके लिए खर्चा जाएगा। एटीएम खोलते हैं आप, उसके लिए खर्चा जाएगा। ई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, वहां आपका खर्चा जाएगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मर्जर के बाद क्या आता है? एक तरीके की कमी आ जाती है। इसके अलावा इसके प्रभाव से बैंकों का एनपीए प्रबंधन और अधिक कुशल हो जाता है। अब यहाँ पे एनपीए प्रबंधन कैसे कुशल हो जाएगा, इस चीज़ को समझना है। तो देखो, जैसे ही बैंकों का विर्जर होगा, विलय होगा, तो उन सभी का डेटा भी एक दूसरे के साथ क्या होगा? शेयर होगा। उन सभी का डेटा भी एक दूसरे के साथ क्या होगा? शेयर होगा। उनके ग्राहकों के डेटा की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में वसूली क्या हो जाएगी? थोड़ी, जो आपका एक तरीके से बैड ऋण है, खराब ऋण है, उसकी वसूली थोड़ी तीव्र हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है। तो एनपीए प्रबंधन थोड़ा आसान हो जाएगा, मैनेजमेंट उसका आसान हो जाएगा। विलय से बैंकों की कार्यकुशलता में क्या होती है? वृद्धि देखी जाती है। विलय के पश्चात बैंकों की कार्यकुशलता में क्या आती है? वृद्धि आती है। ठीक है। इसके अलावा कुल परिसंपत्ति में भी वृद्धि होती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है। वे ग्राहकों को बड़ा लोन ऑफर कर पाते हैं। अब उनकी क्या है? कुल संपत्ति तो बढ़ेगी, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उनकी कुल संपत्ति में वृद्धि होगी, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पर इससे फायदा किसको होगा? तो बैंक को क्या फायदा होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान आ जाएगी। और ग्राहक को क्या फायदा होगा कि मार्केट में तरलता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास लोन वितरण करने के लिए अब अधिक पूंजी है। तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी, मार्केट में एक तरीके से बूम आएगा। ठीक है। तो वो फायदे की चीज है इकोनॉमी के लिए हमारे। इसके अलावा ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बिना राज्य को उसकी मदद के लिए क्या है? अधिक संसाधन जुटाने में मदद करता है। अब यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है? वही आपका पुराना आर्टिकल 12 वाला राज्य की बात की जा रही है। ठीक है। आर्टिकल 12 वाले राज्य की बात की जा रही है। क्या होता है आर्टिकल 12? उसको आप जाकर के पॉलिटी में पढ़िएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बिना राज्य को उसकी मदद के लिए क्या है? अधिक संसाधन जुटा सकते हैं। अब चूंकि बैंकों की क्या हुआ? कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, पूंजी में वृद्धि हुई है। अब इस दौरान अगर उनको किसी प्रकार की पूंजी की और आवश्यकता पड़ती है, तो उनको सरकार के पास क्या है? हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, वो मार्केट से खुद पैसा जुटा सकते हैं। ठीक है। तो ये की हो गया। इसके अलावा बैंकों की विलय से बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ता है और ग्राहकों को देश भर में आसानी से सेवाएं मिलती हैं। अब समझिए कि बैंकिंग विलय से ग्राहकों को और क्या फायदा होगा। तो ग्राहक सेवाएं जो होती है, देखो बैंकों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को बहुत आसानी से सेवाएं उपलब्ध करवाना, उन्हीं के लिए तो बैठे हुए हैं वो। तो अगर बैंकिंग विलय होता है तो ग्राहक सेवाओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। कैसे? अब मान लो वही पुराना आपका उदाहरण उठाओ कि आपने पंजाब और एसबीआई का विलय कर दिया, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई का। एसबीआई की देश भर में टोटल कितनी ब्रांच है? मान लो 10 लाख ब्रांच है। पंजाब नेशनल बैंक की 5 लाख ब्रांच है टोटल। ठीक है। दोनों अपना सेपरेट सेपरेट काम कर रहे थे, पर मर्जर के पश्चात दोनों की ब्रांचें एक साथ काम करने लगेंगी। ठीक है। उनका रिसोर्सेज डेटा साझा होगा। अब एक तरीके से देखा जाए तो पंजाब का एसबीआई मर्जर के बाद टोटल देश में एसबीआई की कितनी ब्रांच हो जाएंगी? 15 लाख ब्रांच हो जाएंगी। ऐसे ही एटीएम्स का भी मर्जर हो जाएगा। ऐसे ही ई बैंकिंग सेवाएं जो होती हैं, ई कॉर्नर्स होते हैं, उनका मर्जर हो जाएगा। तो देखो ग्राहकों की सेवाओं में क्या हो जाएगा? अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, सुधार होगा। ठीक है। इसके अलावा बैंकों के मध्य चल रही नकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी क्या होती है? समाप्त होती है। देखो, प्रतिस्पर्धा एक अच्छा वो होता है, प्रतिस्पर्धा करना एक अच्छा बात होती है। पर अगर प्रतिस्पर्धा एक तरीके से बोला जाए तो नकारात्मक दृष्टिकोण से की जा रही है, ठीक है, जीत की भावना से बिना मतलब में की जा रही है, तो क्या है? एक तरीके से गलत कॉनोटेंशन लेके जाता है, गलत प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है? बैंकों में जो बिना मतलब की प्रतिस्पर्धा चल रही होती है, आगे बढ़ने की बिना मतलब की होड़ होती है, एक दूसरे के व्यापार को एक तरीके से एक दूसरे के व्यापार को वो करके प्रभावित करके अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ की समस्या यहाँ पे क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा सरकार पर सार्वजनिक बैंकों के वित्त पोषण का बोझ कम हो जाता है। इस जस्ट हमने पढ़ा ऊपर कि ये क्या है? बैंकिंग उसके लिए राज्य के कोष पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है। मतलब सरकार का बोझ बिना मतलब में अनावश्यक रूप से यहाँ पे क्या होता है? कमी आता है। इसके अलावा बैंकों की संख्या
जितनी कम होती है उन पर नियंत्रण करना भी उतना ही क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, बैंकों की संख्या जितनी कम होगी उन पर नियंत्रण करना भी उतना ही आसान होता है। मतलब बैंकों की संख्या अगर कम रहेगी तो उनका नियमन आसान हो जाएगा, उनको संचालित करना आसान हो जाएगा, उनसे नियम कानून मनवाना भी आसान हो जाएगा। किसके लिए? आरबीआई के लिए। ठीक है, इसके अलावा बैसल 3 के मापदंड, कठोर मापदंडों को पूरा करने में क्या है, बैंकों को मदद मिलती है। अब बैसल नियम क्या होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जब हमने बैंकिंग सुधार पढ़े थे। ठीक है, बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3 क्या होता है, भारत आरबीआई या हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे प्रयास कर रहा है उनकी पूर्ति के लिए। ठीक है, बैसल का संबंध कहाँ से है, किस देश से है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया, वहाँ पे आप जा करके इसको देख सकते हैं। अगर मर्जर होता है तो बैसल 3 के नियमों को जो है प्राप्त करना आसान हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अधिक क्या होती है, सशक्त होती है। सिंपल सा पॉइंट है, अगर हमारे देश में बैंकों का मर्जर होता है, बैंकों की पूंजी में वृद्धि होती है, बैंक राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर करके आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की साख में वृद्धि होगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विश्व में क्या होगा, नाम होगा। भारतीय बैंक भी अन्य विदेशी बैंकों की तरह वैश्विक पटल पर क्या होंगे, उभर करके आएंगे। जैसे आपका हांगकांग संघाई बैंक है, आपका सिटी बैंक होता है। ठीक है, अमेरिकन और चाइनीज बैंकों की तरह ही भारतीय बैंक भी उभर करके सामने आएंगे। अब देखते हैं कि बैंकिंग विलय, तो अब देखो हमने तो क्या पढ़ा, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ ली। बैंक विलय के फायदे क्या होते हैं, हमने 10-15 फायदे देख लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो एक चीज़ है, इस चीज़ के सब अच्छे अच्छे फायदे, कोई नुकसान है ही नहीं। कोई अगर नुकसान नहीं होता तो विरोध क्यों किया जाता बैंक विलय का। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, खबरों को अखबार में पढ़ते रहते हैं, देखेंगे जब बैंकिंग विलय की प्रक्रिया चल रही थी तब कर्मचारियों द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। तो कुछ तो कारण होगा ना, ये तो प्रक्रिया इतनी बढ़िया है नहीं कि विरोध ही ना हो। तो इस विरोध के कुछ कारण नहीं होंगे, मतलब इसके हम देखते हैं अब नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं। तो देखो, विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो विलय की प्रक्रिया होती है एक सिर्फ कागजी कार्रवाई है। जैसे सरकार बोलती है ना, हमने सड़कें बना दी, हमने स्कूल बना दिए, हमने सामाजिक अवसंरचना का निर्माण कर दिया, आर्थिक अवसंरचना का निर्माण कर दिया, कहाँ, कागज में, धरातल में कुछ नहीं होता है। वैसे ही इनका भी ये कहना है कि जो विलय होता है सिर्फ कागजों में होता है, धरातल से इसका कोई संबंध नहीं होता है। धरातल में बैंक अभी भी क्या होते हैं, अपने सेपरेट काम कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके कार्य संस्कृति सबकी क्या होती है, भिन्न होती है। देखो ये पॉइंट कहीं एक स्तर तक थोड़ा सा सही भी है कि सब बैंक क्या है, आज की स्थापित वो तो है नहीं, संस्था है नहीं कि 4-5 साल पहले स्थापित हुए थे। ये तो सैकड़ों वर्षों से स्थापित बैंक है, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल पुराना बैंक है। ठीक है, लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो सबकी कार्य संस्कृति क्या होती है, वर्क कल्चर क्या होता है, भिन्न होता है। अब मान लो देना बैंक के लोगों को एसबीआई में क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है, तो उनके कार्य करने का तरीका अलग होगा देना बैंक वालों का, उनने कुछ और सीखा होगा। एसबीआई वालों का अपनी कार्य एक संस्कृति अलग है। तो दोनों को क्या कर पाना, एक तरीके से बैलेंस बिठा पाना क्या होगा, वहां पर कठिन होगा। तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है जिसको एक कानून के माध्यम से आप विलय करके उस व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इस पॉइंट को हम सही मान सकते हैं। दूसरा आता है विरोध का कारण कि बैंक कर्मचारी यूनियंस होती हैं। आप देखते रहते होंगे कि बैंक कर्मचारी यूनियंस क्या करती हैं, हड़ताल करती हैं, 2-2 3-3 दिन बैंक बंद रहते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनियन हमेशा से बैंकों की विलय प्रक्रिया का विरोध करते आए हैं। तो अब यूनियन का देखो, यूनियन का उद्देश्य क्या होता है, सामान्य तौर पे अलग अलग नेचर की यूनियन होंगी तो उनका अलग अलग उद्देश्य होगा, पर मोटा मोटा देखें तो यूनियन का उद्देश्य क्या होता है कि उससे जुड़े हुए लोगों का क्या करना, भला करना। बना ही वो इसीलिए है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका क्या करना, कल्याण करना, उनकी भलाई की बात सोचना। अब बैंक यूनियन किनका है, बैंक यूनियन बैंक के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया एक संगठन होता है। ये यूनियन क्या करता है, सरकार पर, बैंकिंग व्यवस्था पर, एक तरीके से बैंक के जो उच्च अधिकारी वर्ग होते हैं उन पर दबाव बना करके अपनी मांगों को पूर्ण करवाता रहता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब भी ये सब विलय वगैरह होगा तो विलय की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ बैंक कर्मचारियों को यहां पर निकाला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आवश्यकता कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझो।
अब मान लो आप जिस एरिया में रह रहे हो, ठीक है, आप अपना सोच लीजिए जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे क्या है, आपके घर के आसपास ही देना बैंक की भी ब्रांच है और पंजाब नेशनल बैंक की भी ब्रांच है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो अब देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का क्या हो गया, मर्जर हो गया। तो देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर हो गया, देना बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया गया, तो वहां पर से देना बैंक की ब्रांच को अब क्या किया जाएगा, जो पहले से स्थापित थी उसको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो वहां के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों की आवश्यकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ऐसा सिर्फ आपके एरिया में नहीं होगा, पूरे देश में होगा। विलय के पश्चात पूरे देश में होगा। तो यहाँ पे कुछ कर्मचारियों को निकाला जाए क्योंकि उनकी आवश्यकता क्या हो गई है, कम हो गई है, आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में बैंक यूनियन क्या करेगा, अपने कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए विरोध करेगा। फिर है बड़े बैंक बाजार की बढ़ती शक्ति के साथ एकाधिकार व्यवहार का पालन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है। ये पॉइंट भी सही है, एक संभावना है पर पॉइंट गलत नहीं है। देखो अब इसको आप बैंक विलय के नजरिए, बैंकों विलय वाली प्रक्रिया से बाहर निकल के थोड़ा सा सामान्य कंपनियों के बारे में समझिए। अब आज की तारीख में हमारे देश का जो टेलीकॉम सेक्टर है, आज की तारीख में हमारे देश का टेलीकॉम सेक्टर है, एक तरीके से वो ग्राहकों का सिर्फ क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है बड़े स्तर पर। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को समझिए। तो हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में 2017 में एक क्रांति आई, 16-17 में, जब आप लोगों ने सबने क्या किया, साल भर या 1.5 साल क्या चलाया, फ्री में जियो का नेट चलाया, फ्री में जियो का 4G नेट चलाया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से एक नई कंपनी आई और उसने मार्केट में क्या किया, अपना प्रभाव स्थापित किया, प्रभुत्व स्थापित किया, ग्राहक बेस बढ़ाया, ग्राहक तक रीच बढ़ी उनकी, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान हुआ क्या, बाकी जो छोटी छोटी टेलीकॉम कंपनियां थी वो मार्केट से क्या हो गई, साइडलाइन हो गई, उनके कस्टमर समाप्त हो गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, फाइनली जब मार्केट में 1 से 2 ही कंपनियां बची, आज की तारीख में मार्केट में सिर्फ 3 कंपनियां हैं, ठीक है, आपकी मार्केट में अब सिर्फ 3 कंपनियां बची हैं, एयरटेल, जियो और वोडा आइडिया, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। तो अब आज की तारीख में क्या हुआ, जब कंपनियां बची नहीं तो उनका मार्केट में एकाधिकार स्थापित हो गया, कॉम्पिटिटर है नहीं, तो 1-2 जो लोग हैं उनका मार्केट में एकाधिकार स्थापित हो गया। उस एकाधिकार के वजह से क्या हुआ, अब वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, चार्जेस वसूलते हैं, ठीक है। वही चीज क्या है आपके बैंकिंग विलय में, कि अगर कोई बैंक इतना बड़ा हो गया जिसका ग्राहक बेस बहुत बड़ा है, पूंजी भी बहुत बहुत बड़ी है, तो हो सकता है उसका एकाधिकार स्थापित होने के पश्चात वो मनमाने काम करने लग जाए, बिल्कुल संभावना सही है। इसके अलावा मजबूत बैंकों और कमजोर बैंकों के विलय से मजबूत बैंकों का प्रबंधन भी कमजोर हो जाता है और समग्र बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय गिरावट आती है। देखो ये एक संभावना है, कोई ऐसा है नहीं कि ये थंब रूल है कि ऐसा होगा ही, ठीक है। पॉइंट एग्जैक्टली ये है कि मान लो आप SBI एक बहुत मजबूत बैंक है, उसमें अगर आप किसी कमजोर बैंक का, मान लो आपका कोई देना बैंक ही है, कमजोर स्थिति में थोड़ा सा रहता है वो, ठीक है, केनरा बैंक है वो भी थोड़ा सा कमजोर स्थिति में रहता है। अगर इनको आप क्या है, छोटे बैंकों को मर्ज करते हैं बड़े बैंकों में, या कमजोर बैंक को मजबूत बैंक में मर्ज करते हैं, तो कमजोर बैंक की कार्य संस्कृति की वजह से हो सकता है मजबूत बैंक पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये सिर्फ एक संभावना है, ठीक है। इसके अलावा यह राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक मतलब राष्ट्रीय बैंकों की बात की जा रही है, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हाँ संभावना है, प्रभाव पड़ सकता है, पर आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि बैंकिंग विलय के पश्चात ही क्या हुआ है, बैंकिंग विलय का क्या परिणाम निकलता है तो विलय के पश्चात ही पता चलेगा ना, आप पहले से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये पूरा क्या था, आपका आज का पूरा बैंकिंग विलय था जिसको हमने डिटेल से समझा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।